Hello, good morning, namaskar. Welcome to daily The Hindu newspaper and editorial analysis of 23rd मार्च 2022। तो आज है तारीख 23 मार्च 2022 और देखते हैं द हिंदू का टू द पॉइंट एनालिसिस। साथ में जोग्राफिकल लोकेशंस, मैपिंग और एक्स्ट्रा रेलेवेंट नॉलेज मैं आपको बताऊंगा। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। साथ में इसका हाईलाइटेड पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्रैक यूपीएससी विद रोहन। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट आर्टिकल इज श्रीलंका तमिल फैमिलीज फ्ली टू इंडिया। तो अब इस न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट क्या है कि श्रीलंका जो है बहुत सारा वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और वहाँ से बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं। वहाँ की जो इकोनॉमी है पूरी कोलैप्स कर गई है। उनका एक्सचेंज रेट का मतलब होता है, अभी हमारा एक्सचेंज रेट है मतलब $1 के बराबर हमारे 75 रुपीज़ लगभग है, और वहाँ पर उनका एक्सचेंज रेट पहुँच गया है 265 श्रीलंकन रुपीज़ पर डॉलर। वहाँ का इन्फ्लेशन भी जो है वो 16.85% तक पहुँच गया है। हमारे यहाँ आरबीआई हमेशा वो उनका एम रहता है, उनका टारगेट रहता है कि 4 से लेके 6% में बीच में इन्फ्लेशन को काबू में किया जा सके। और श्रीलंका की जब बात करें, उनका फॉरेक्स रिजर्व भी जो पिछले साल था $7 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व था, तो भी वो पहुंच गया है, बहुत घट गया है, वो पहुंच गया है $2.5 बिलियन तक। श्रीलंका का ट्रेड भी डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, वहाँ पर पेट्रोल पंप ये सब वहाँ पर बहुत सारी लाइन लगी है, फूड स्कैरसिटी, मिल्क कट डाउन्स आर देयर। और श्रीलंका जो है अपने फाइनेंशियल कैपेसिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत सारी बाकी की जो कंट्रीज़ है एक्सटर्नल लोन जो बोलते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन की मांग कर रहा है। इसी के चलते इंडिया ने भी उसको अपना एक लाइन ऑफ क्रेडिट ग्रांट किया था $1 बिलियन का। और फिर जो 1 महीने पहले की बात है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने नेचुरल फार्मिंग की बात की थी। नेचुरल फार्मिंग पूरा जो कंट्री है उनका, तो वहाँ पर कोई भी पेस्टिसाइड या फिर केमिकल्स किसी का भी इस्तेमाल वो नहीं करेंगे। टोटली श्रीलंका की 100% जो एग्रीकल्चर है वो टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। तो यही सब रीजंस है, वहाँ की कुछ प्लान स्ट्रैटेजी है ये। तो इसी के चलते वहाँ पर ये इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और इसी के चलते बहुत सारे लोग वहाँ से निकल रहे हैं, आजू बाजू की कंट्री में पहुँच रहे हैं। कुछ म्यांमार में पहुँच गए, फिर कुछ इंडिया में पहुँच रहे हैं, तमिलनाडु सेक्शन में। Then next important news is free trade agreement talks expected during Israeli PM's visit। ये न्यूज़ है 13 पेज पे, न्यूज़ का सेक्शन है, राइट साइड में आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर के। तो अभी न्यूज़ क्या है, एक कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है नफ्ताली बेनेट्स, तो उनकी एक विज़िट होने वाली है 3 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में इंडिया में उनकी विज़िट होगी। और ये कंट्रीज़ मतलब इंडिया और इजराइल दोनों मिलकर बात करेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे, म्यूचुअल सक्सेस को बूस्ट करने के लिए, ट्रेड को बूस्ट करने के लिए ये सब बातचीत होगी। और ये विजिट है ऑफिशियली एक 30th एनिवर्सरी ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस। इजराइल और इंडिया को 30 साल पूरे होने वाले हैं उनके फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को। तो ये तो रहा कॉन्टेक्स्ट। तब इसके बैकग्राउंड में क्या इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस सेक्शन में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं। और वहाँ का थोड़ा एक नोट के फॉर्म में मैं आपको बताऊँगा एग्जैक्टली व्हाट इज़ दैट। तो इंडिया और इजराइल के जो डिप्लोमेटिक टाइज थे वो एक्चुअली शुरू हुए थे 1950 से, लेकिन इंडिया ने उसको फुल रिकॉग्नाइज़ किया 1992 में, और अभी 2022 में उनके पूरे 30 साल पूरे होने वाले। इकोनॉमिक रिलेशंस की थोड़ी बात करते हैं। 1992 में जो इंडिया और इजराइल का जो ट्रेड एग्रीमेंट था वो $200 मिलियन का था, लेकिन अब 2022 की जब बात करें तो $1.5 बिलियन तक उनका ट्रेड पहुंच गए, और इंडिया को इससे बहुत काफ़ी फ़ायदा भी हो गया। इंडिया के फेवर में ये सब ट्रेड रहा है। जो ये ट्रेड है पूरा, उसमें से अराउंड 50% जो ट्रेड है वो तो डायमंड का ट्रेड है, क्योंकि इजराइल में बहुत डायमंड पाया जाता है। और फिर इजराइल जो है वो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है एशिया में, और दुनिया में 7th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। इजराइल की बहुत सारी कंपनीज जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की है इंडिया में
बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे कि एनर्जी सेक्टर हुआ, वाटर टेक्नोलॉजी का सेक्टर हुआ, रियल एस्टेट का, ऑटोमोबाइल्स, मिनरल्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में भी उनकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट्स दिखाई देती है। डिफेंस टाइज भी जो होती है, अभी पहले हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस पढ़े, फिर हमने इकोनॉमिक रिलेशंस पढ़े, अब डिफेंस रिलेशंस में आपको बताता हूँ। तो ऐसे करके ही आपको मेंस में आंसर राइटिंग करनी है, अच्छे से आंसर प्रेजेंटेबल होना चाहिए। डिफेंस टाइज में इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट बायर ऑफ डिफेंस फ्रॉम इजराइल। तो कुछ आपको स्पेसिफिक भी लिखना पड़ता है। तो कुछ डिफेंस सिस्टम है जैसे कि हेरॉन, बराक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, देन स्पाइडर डिफेंस सिस्टम, पाइथॉन मिसाइल, ये सब जो मैंने अभी डिफेंस सिस्टम्स के नाम लिए तो इंडिया ने इजराइल से परचेस किए। यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन भी पूछा था 2008 में, वो क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा है वो क्वेश्चन, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड इंडिया बाय द बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ऑप्शंस थे इजराइल, फ्रांस, रशिया और यूएसए, और इसका करेक्ट आंसर था इजराइल। तो ऐसे करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। फिर इजराइल के बहुत सारा उन्होंने टाइज किया है साइंस एंड टेक के मामले में भी, और अभी जो नए 3 रिसर्च प्रोजेक्ट्स इंडिया और इजराइल के अप्रूव हो गए हैं, उनकी कॉस्ट लगभग $5.5 मिलियन के उस 3 प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट है। तो अभी आगे इस विजिट में एग्जैक्टली क्या बातचीत होगी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के क्या बारे में बातचीत होगी, ये सब बाद में देखते हैं। अभी फ़िलहाल इस न्यूज़ में इतना ही था, लेकिन आप बैकग्राउंड हमेशा पढ़ते रहिए। अगर कोई न्यूज़ है, कोई कंट्रीज़ के रिलेशंस बताए तो उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशंस, डिफेंस रिलेशंस, ऐसा हम हमेशा पढ़ते रहेंगे। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज़, उसी के नीचे मोदी जॉनसन डिस्कस क्राइसिस इन यूक्रेन, कॉल फॉर सीज फायर। तो अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जॉनसन्स मतलब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, उनकी बातचीत हो गई है ट्यूसडे को नाइट को, कल रात की बात है। तो उन्होंने यूक्रेन रशिया का जो क्राइसिस चल रहा है उसके बीच में थोड़ा उनकी बातचीत हो गई है, सीज़ फायर को लेके उन्होंने बात की है, लेकिन इंडिया ने रशिया का कोई भी मेंशन नहीं किया। इंडिया का रिस्पांस, जैसे बाइडन ने बताया, ऐसा शेकी रहा है रिस्पांस, आगे न्यूज़ में मैं आपको बताऊंगा। तो इस आर्टिकल में इतना ही है, बाकी हमारे एग्ज़ाम के लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका पूरा पढ़ने में हम टाइम नहीं गवाएंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इज़ वर्ल्ड पेज। तो ये रहा आर्टिकल, जेलेंस्की सीक्स डायरेक्ट टॉक्स विद पुतिन। तो इस पूरे आर्टिकल में सिर्फ हेडलाइन ही इम्पॉर्टेंट है कि बस जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, तो उनके डायरेक्ट टॉक्स उन्होंने करने की बात की है व्लादिमीर पुतिन उनसे, इतना ही है। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इज, उसके बाजू में राइट साइड में, बाइडन फ्लैग्स इंडियाज शैकी रिस्पॉन्स टू पुतिन्स एक्शन। तो यूएस के प्रेसिडेंट जो है जो बाइडन, उन्होंने बोला है कि जो क्वाड कंट्रीज़ में बाकी सारी कंट्रीज़ अपना इतना रिस्पॉन्स दे रही है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, तो इन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन प्रेजेंट किया है रशिया के अगेंस्ट, लेकिन इंडिया का ऐसा कोई रिएक्शन उनको दिखाई नहीं दे पड़ रहा है। तो इसी को लेकर उन्होंने थोड़ा कंसर्न्स जताए, ऐसा इंडिया का रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए। यूएस चाहता है कि इंडिया भी रशिया के खिलाफ बात करे। और अभी बाइडन ट्रैवल करने वाले ब्रसल्स में वेंसडे को, जो कि मीटिंग होने वाली है वहाँ पर उनकी नाटो के पार्टनर्स के साथ, G7 के पार्टनर्स के साथ और यूरोपियन काउंसिल के साथ उनकी मीटिंग होने वाली। तो इतना ही मैंने क्यों हाईलाइट किया है, क्योंकि हमारे लिए यहाँ इम्पॉर्टेंट है G7 का। तो अब G7 के कितने कंट्रीज़ है, एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, हम देखते हैं। तो ये रही वो इमेज जिसमें G7, G8 और G20 का जिक्र किया गया है। तो G7 में हम देख सकते हैं 7 कंट्रीज़ है, नाम से ही पता चलता है। तो फर्स्ट इज़ कनाडा, देन फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पहले ये ग्रुप हुआ करता था G8 का, लेकिन जब 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया का एनेक्सेशन किया, क्रीमिया को हथिया लिया, तब ये सब कंट्रीज़ ने मिलके रशिया को G8 से बाहर निकाला और देन G7 का फॉर्मेशन हुआ।
G20 भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सभी कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट है, सभी कंट्रीज़ को याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 2020 में, वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा वो क्वेश्चन। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर्स ऑफ G20। तो इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन ए, अर्जेंटीना, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की। मलेशिया इसमें ये नहीं था। देन बी सी डी ऑप्शन आर रॉन्ग। बट आप देख सकते हैं एग्जैक्टली हाउ यूपीएससी आस्क द क्वेश्चन। बढ़ते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, वो है बिजनेस पेज 16। ये रहा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। ऑयल क्लाइम्स क्लोज टू $116 एज यूरोपियन यूनियन वेज एम्बार्गो ऑन रशिया। तो ऑयल के प्राइसेस इतने हद तक बढ़ रहे, उनका स्पीड, जो बढ़ने का एक स्पीड होता है, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। हाई लेवल पर, अलार्मिंग लेवल पर ऑयल के स्पीड्स बढ़ रहे। जो यूएस के सैंक्शंस है ऑयल के ऊपर, उसी की वजह से ये सब। अभी एक बैरल की कीमत जो है $116 इतनी हो गई। आपको पता होगा यूपीएससी ने पहले भी एक क्वेश्चन पूछा है कि एक बैरल में कितने लीटर्स होते हैं, तो एक बैरल में 159 लीटर्स होते। और ये ऑयल के जो 2 ग्रेड्स भी होते, यूपीएससी ने 2020 में उसके बाद सवाल भी पूछा है। एक तो ग्रेड होता है, एक तो होता है ब्रेंट क्रूड करके, और दूसरा होता है WTI, उसको वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। ये क्रूड ऑयल के ग्रेड होते। जैसे मैंने बताया कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे, बहुत ही हाई स्पीड से बढ़ रहे। तो इसके बारे में थोड़ा रशिया का क्या इंपॉर्टेंस है ऑयल के बारे में। तो रशिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड इन द वर्ल्ड। और 2022 में, अगर जनवरी की मैं आपको बताता हूँ, रशिया का ऑयल प्रोडक्शन डेली कितना था, तो वो था 11.3 मिलियन बैरल्स पर डे। इतना रशिया हाई लेवल पर ऑयल को प्रोड्यूस करता है, और इसी के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए। फिर हमारे जब सेकंड, और रशिया जो है सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड गैस भी है। 2021 में रशिया ने, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं बताता हूँ, बस 25.29 ट्रिलियन रूबल्स का उन्होंने बिजनेस किया था जस्ट बाय सेलिंग नेचुरल गैस। इतना उनका इकोनॉमी को बेनिफिट होता है ये नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल से, क्रूड गैस से। तो इसके चलते इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होने वाला है, तो इंडिया इज़ 3rd लार्जेस्ट क्रूड ऑयल कंज्यूमर, और हम लगभग, हमारा 85% जो ऑयल है लगभग 40 कंट्रीज से लेते हैं। रशिया से सिर्फ 2% ही लेते हैं, लेकिन उसका भी बड़ा महत्व है। 2%, ये सब 2% दिखने में कम दिखता है, लेकिन एक्चुअल फिगर्स की हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये रहा उसका बैकग्राउंड था। अभी न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट बाकी इतना कुछ नहीं, जो मैंने आपको बैकग्राउंड में बताया वही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इज़, उसी के नीचे ये रहा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, गवर्नमेंट रेजेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर जूट। तो गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ऑन ट्यूसडे अप्रूव्ड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर रॉ जूट फॉर द 2022 और 23 के लिए, सीज़न के लिए। तो ये जो है 2022-23 के सीज़न के लिए जो रॉक जूट का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है उसको बढ़ाए, तो कुछ 250 रुपीज़ से उसका प्राइस बढ़ाए। और ये कौन अप्रूव करता है, वो करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इससे रिलेटेड एमएसपी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए। इस पर कुछ सवाल पूछे, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड में पढ़ते हैं एग्जैक्टली क्या है। तो एमएसपी क्या होता है कि मिनिमम प्राइस होता है किसी भी क्रॉप के लिए। तो भी पहले एमएसपी नहीं था, लेकिन एक बॉडी करके CACP, उसका मतलब होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, उन्होंने बताया, रेकमेंड किया था कि एक एमएसपी करके एक बॉडी होनी, मतलब एक सपोर्ट होना चाहिए। और फिर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स उन्होंने अप्रूव किया। और आज के टाइम पे 23 क्रॉप्स के लिए ये एमएसपी दी जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और शुगर केन के लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस दिया जाता है। और ये सब जो CACP बॉडी, एमएसपी, ये सब है जो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर।
तो अभी यूपीएससी में एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चन इसको लेके पूछे गए मैं आपको बताता हूँ। 2020 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स पॉलिसीज वेर अफेक्टिंग द प्राइस राइज इन इंडिया इन द रिसेंट पास्ट। तो ये जो 4 फैक्टर्स है या फिर पॉलिसीज़ है, इनमें से कौन से गवर्नमेंट की मतलब प्राइस ऑफ राइस इसके ऊपर इन्फ्लुएंस है इसका। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट्स ट्रेडिंग, गवर्नमेंट स्टॉक पिलिंग, कंज्यूमर सब्सिडीज़। तो इनमें से किसका गवर्नमेंट की जो राइस के दाम बढ़ते हैं उस पर अफेक्ट है। तो इसका सही आंसर है ऑल द 4, बिकॉज कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हमेशा रहता है, कोई तो इन्फ्लुएंस ज़रूर होता है। अगर 0.1% भी इन्फ्लुएंस है तो ये कोई भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताया था कि और एक इम्पॉर्टेंट उस पर सवाल पूछा था यूपीएससी ने, हु फिक्सेस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द क्रॉप्स। तो इसका सही आंसर था कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो ऐसे आपको न्यूज़ पढ़नी है इम्पॉर्टेंट। जस्ट एमएसपी की न्यूज़ देखी तो आपको पता चलना चाहिए एग्जैक्टली, देन आपका दिमाग ऐसे घूमना चाहिए कि अरे एमसीक्यू कैसे बनता है इस पर। एमएसपी देखी तो न्यूज़ कैसे, एमसीक्यू कैसे बनेगा उस पर कि एमएसपी को कौन रिलीज़ करता है, कितने क्रॉप्स पे ऊपर है, तो और फिर इसका मिनिस्ट्री कौन सा है अंडर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आज से एडिटोरियल का भी डिस्कशन हम करेंगे, उसी के साथ टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का एक इम्पॉर्टेंट पेज आता है, उसका भी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। द हिंदू ने अलग से इसका न्यू उसको इनिशिएट लेके एक पेज का नया शुरू कर दिया था। तो फर्स्ट इसमें एडिटोरियल में इतना इम्पोर्टेंट नहीं, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के 2 आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। फर्स्ट इज़ द नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन। तो ये लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो एक यूनियन कैबिनेट ने मार्च 9 को अप्रूव किया था नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन करके एक हम बॉडी बनाएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण उन्होंने यूनियन बजट 2021-22 में इसका जिक्र किया था। और ये इसका काम क्या होगा कि जो सरप्लस लैंड होल्डिंग्स है गवर्नमेंट की या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर जो कुछ भी अनयूज्ड लैंड है, बेकार पड़ी ज़मीन वगैरह जो कुछ भी बाकी के असेट्स होंगे, तो उनको मोनेटाइज करना इस बॉडी का काम होगा। जैसे मैंने बताया NLMC व्हाट विल इट डू। तो ये इसका पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये आता है। पब्लिक सेक्टर के असेट्स जो है सरप्लस में अनयूज्ड अंडर यूज्ड लैंड असेट्स जो है उनको ये मोनेटाइज कर दिया जाएगा। आखिर मोनेटाइजेशन है क्या? मोनेटाइजेशन का मतलब होता है व्हेन द गवर्नमेंट मोनेटाइजेस इट्स असेट्स। इसका मीनिंग होता है कि ये रेवेन्यू जो राइट्स होते हैं एक किसी भी असेट के, तो उसको ट्रांसफ़र कर रहा है टू अ प्राइवेट प्लेयर फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो प्राइवेट प्लेयर को इसका राइट दे रहा है, मतलब वो इफ़िशिएंटली इसके ऊपर काम करेगा। आप गवर्नमेंट में देखिए और प्राइवेट में देखिए, गवर्नमेंट में थोड़ा लूज़ होता है, इतनी इफ़िशियंसी नहीं दिखाते लोग, लेकिन प्राइवेट में क्या होता है कि इफ़िशियंसी ओरिएंटेड वर्क होता है। वहाँ के बॉस उनसे काम करा लेते हैं, इफ़िशियंसी उनको चाहिए। NLMC का मैंने जैसे बताया फंक्शन की ये प्रोफेशनल्स को भी हायर करेगा मेरिट बेस्ड अप्रोच को लेके, जैसे कि अदर कंपनीज़ में होता है, जैसे कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में ऐसे होता है, ये ऑफिशियल्स को हायर करेगा इसके लिए। तो अभी एक कितनी लैंड अवेलेबल है हम देखते हैं। अगर हम इतनी बात कर रहे हैं कि अंडर यूज्ड कैपिटल्स असेट्स इसको लेके, तो एज़ पर इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के, तो सेंट्रल पब्लिक सर्विसेज के इंटरप्राइजेस जो है उन्होंने लगभग उनके पास 3400 एकड़ की लैंड है और मोनेटाइजेशन के लिए पोटेंशियल है, उसमें पोटेंशियल है। तो इतनी लैंड बस CPSEs के पास है। फिर BSNL ने कुछ 24,980 करोड़ का उनके पास असेट्स है, प्रॉपर्टीज़ है जो कि मोनेटाइजेशन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। देन इंडियन रेलवेज़ के पास करीब 11 लाख एकर्स की लैंड है, जिसमें से 1.25 लाख एकर्स की वैकेंट है, तो उसको भी मोनेटाइज किया जा सकता है। देन डिफेंस मिनिस्ट्री ने उन्होंने बोला है कि 17.95 लाख एकर्स की लैंड है, उसमें सर अराउंड
1.7 लाख एकर्स जो 62 मिलिट्री कैंटोनमेंट्स है वहाँ पर है और उसको भी यूज़ किया जा सकता है। तो एग्जैक्टली अभी नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन के ऊपर चैलेंजेस क्या आ सकते हैं? तो एक तो परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी का चैलेंज आ सकता है कि परफॉर्म करना चाहिए, प्रोडक्टिविटी दिखानी चाहिए, क्योंकि जितना एक्सपेक्ट किया जाता है उससे से हर बार कम ही आता है। जैसे कि हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं तो हमको पता लगता है कि जितना हमने एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू का एक्सपेक्ट किया था उससे हमेशा रेवेन्यू कम ही आता है। डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट को उनका अचीव करना इम्पॉर्टेंट है। फिर ensuring adequate investment by the private player and setting up a dispute resolution mechanism are also important tasks। अगर इसमें कोई गड़बड़ी हुई नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन के लिए, क्योंकि लैंड असेट्स का मोनेटाइजेशन करने वाले ये सब, तो इसमें कुछ वाद विवाद अगर होते हैं तो उनको सुलझाने के लिए कोई बॉडी नहीं है। तो ये एक इसके ऊपर चैलेंज है। तो इस टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के NLMC के न्यूज़ में इतना ही था। देन नेक्स्ट लास्ट हमारा आज का इसमें है अंडरस्टैंडिंग हाइपरसोनिक वेपन्स। तो हाइपरसोनिक वेपन्स की बस बात की गई है। तो अभी किंजाल एविएशन मिसाइल सिस्टम विथ हाइपरसोनिक एरोबॉलिस्टिक मिसाइल्स डिस्ट्रॉयड अ लार्ज अंडरग्राउंड वेयरहाउस कंटेनिंग मिसाइल्स। रशिया ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमने अभी यूक्रेन में जो कुछ भी डिस्ट्रॉय किया था उसमें हमने हाइपरसोनिक मिसाइल्स का यूज़ किया था। और मंडे में US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने उन्होंने कंफर्म भी किया है कि रशिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स है और उसने उसका प्रयोग किया है यूक्रेन के ऊपर। तो हाइपरसोनिक वेपन से एग्जैक्टली क्या होता है आपको बताता हूँ। अगर एक कोई मिसाइल है और उसको हाइपरसोनिक बोला जाता है तो उसका स्पीड होता है मैक 5। मैक 5 मतलब साउंड का स्पीड होता है 1 मैक, और मैक 5 मतलब साउंड से 5 गुना ज़्यादा। तो मैक 1 से लेके 5 तक अगर कोई स्पीड है तो उसको बोला जाता है सुपरसोनिक स्पीड, और अगर 5 मैक से ऊपर है तो उसको बोला जाता है हाइपरसोनिक। और इसका स्पीड आप देख सकते हैं फ्लाइंग फास्टर दैन 5000 किलोमीटर्स पर आवर। और ये जो इंजन्स होते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल या फिर हाइपरसोनिक जो एयरक्राफ्ट वगैरह ये सब होते हैं, इनमें स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। तो बस 22 मिनट में हमारा पूरा इम्पॉर्टेंट द हिंदू के हमने इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लिए, यूपीएससी में जो कुछ भी क्वेश्चंस आए वो देख लिए। एग्जैक्टली टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट भी हमने नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लिए, बैकग्राउंड में क्या चल रहा था ये सब देख लिया। तो इसी के साथ एंड करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। मिलते हैं कल। तब तक मेक योर डे प्रोडक्टिव, विश यू वेरी गुड डे एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। एक बटन दबाने से ये वीडियो आगे तक जाएगा और प्रमोट होगा। यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसे काम करता है। थैंक यू सो मच, सी यू।